दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए आरक्षण की रणनीति आरक्षण पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन देखेंगे। दोस्तों यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो 149 पीडीएफ और वीडियो रख कर जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज जो है 4000 है। 83 73 98 49 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानिए आरक्षण क्या है। आरक्षण सरकार का एक नीतिगत प्रयास है जिसके तहत सरकार समाज के कमजोर तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत रियायत और उनके लिए स्थानों को सुरक्षित किया जाता है ताकि उनका उत्थान और कल्याण हो सके। ये लिखने के बाद नीचे आइएगा। भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई है। सर्वप्रथम 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था और इस हंटर आयोग के सामने ज्योतिबा फुले जो है निःशुल्क शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की थी। ज्योतिबा फुले, जिसे महात्मा फुले भी कहा जाता है। उसके बाद 1891 में त्रावणकोर रियासत में ब्रिटिश सरकार क्या था कि योग्यता को अनदेखी करके विदेशी लोगों को भर्ती कर रहा था। इसके लिए व्यापक आंदोलन हुआ और फिर जो है स्थानीय लोगों को जो है भर्ती करने पर जो है की मांग की गई थी। 1901 में साहूजी महाराज जो है, कोल्हापुर के साहूजी महाराज जो है अपने क्षेत्र में दलितों के लिए पहला जो है आरक्षण की शुरुआत किया था। पहली बार ये आरक्षण का जो है पहला सरकारी दस्तावेज है। उसके बाद 1908 में अंग्रेजी सरकार क्या किया था कि समाज के उन तबकों का जिनका प्रति सरकारी सेवाओं में नहीं था उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित किया था। फिर मार्लो मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है के तहत मुस्लिमों को आरक्षित किया गया था। उसके बाद 1919 में के अधिनियम में सिखों और मुस्लिमों के लिए भी, एंग्लो इंडियन के लिए भी जो है स्थान सुरक्षित किए गए थे। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी आरक्षण के लिए पहल किया गया था। 1928 में बम्बई की सरकार जो है पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए और सर्वे कराने के लिए एचबी स्टोर की अध्यक्षता में समिति गठित किया और इस समिति ने पिछड़े वर्गों को कई भागों में बांटा था। पिछड़े वर्ग को दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, प्रवृत्ति जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो आज भी ये प्रचलन है इसकी, तो यहाँ है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि समाज में व्यापक असमानता है, तो इस समाज में असमानता को स्वीकार किए थे। इस असमानता को दूर करने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान जो है किए गए थे और आरक्षण के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर जोर दिया गया था प्रस्तावना में। तो संविधान के उपरांत क्या हुआ कि अनुच्छेद 15(3) के तहत महिला और बालकों के लिए विशेष कदम उठाने के लिए राज्य को सशक्त किया गया। 15(4) के तहत जो है सार्वजनिक शिक्षा पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों यानी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का उपबंध जो है किया गया। फिर 15(5) के तहत जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए सशक्त किया गया। 16(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई। फिर 16(4) के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण के प्रावधान किया गया। इसी तरीके से उसके बाद क्या हुआ कि अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासन में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। 103वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी 10% आरक्षित करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई। 128वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किए गए। 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिका संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किए गए। पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण देने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। तो ये सारे प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। अब हम लोग देखेंगे
बिहार में आरक्षण की राजनीति, देखिए सबसे पहले बिहार में आरक्षण की राजनीति की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर द्वारा किया गया था। और कर्पूरी ठाकुर जो है पहली बार पिछड़ा वर्ग को दो भागों में बांटा था, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो आज भी चली आ रही है। पूरे भारत में एक ही जगह है, केवल बिहार में है अति पिछड़ा वर्ग, दूसरी जगह कहीं नहीं है। और उनको आरक्षण दिया गया था दोनों को बांट कर। उसके बाद क्या हुआ कि बीपी मंडल जो है मधेपुरा के थे, जिसे मंडल आयोग भी कहते हैं, 1978 मंडल आयोग। तो बीपी पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है बीपी मंडल को नियुक्त किया गया। मंडल आयोग जो है रिपोर्ट दिया, मंडल आयोग जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, जिसे 1990 में बीपी सिंह जो है लागू कर दिया था, 27% आरक्षण दे दिया था। उसी से जो है आरक्षण की शुरुआत हो गई है। उसके बाद 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, जो वर्तमान में भी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किए 50%, शिक्षकों की नियुक्ति में सभी सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। साथ ही साथ जातिगत सर्वे करा के जो आरक्षण की 50% सीमा था उसको बढ़ाकर 65% कर दिए, हालांकि सुप्रीम को निरस्त कर दिया है। बिहार में राजनीति की देख रहे हैं। उसके बाद अब आरक्षित जातियों की राजनीति में क्या भूमिका है। आरक्षित जाति राजनीति में एक प्रभावक भूमिका में निभा रहा है। जब से आरक्षण मिला है तब से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है और राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। अब उनकी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़ गई है। अब पिछले 30 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह लंबे समय से मायावती तो या बीजेपी को भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है एमपी का, या मांझी जो है उड़ीसा में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो ये सब जो है पिछड़े वर्गों की प्रभावित भूमिका की ओर इशारा करता है। जब पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में उत्थान हुआ तो राजनीति महत्वाकांक्षा में उनकी वृद्धि होने लगी और राजनीति में भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। और इससे क्या हुआ है कि राजनीति में या समाज में पृथकता अलगाववाद की प्रवृत्ति जो है देखा गया है। राजनीति में देखिए चुनाव के समय जाति के आधार पर लोग बटे हुए होते हैं। इस जाति के लोग हैं तो इस जाति को वोट देंगे, इस जाति के लोग हैं तो इस जाति को वोट देंगे, तो राजनीति में है। और ये आरक्षित जातियाँ क्या है कि एक दबाव समूह के रूप में गठित हो जाती है चुनाव के समय, आरक्षण बढ़ाने को लेकर, सुविधाओं को लेकर। तो दबाव समूह के रूप में भी काम करने लगी है। निर्वाचनों में जो है संगठित भूमिका निभाता है, बढ़ चढ़ कर मत देता है, अपने जात के उम्मीदवारों को या समर्थन की घोषणा करता है। यही कारण है कि सारी जाति जो है आरक्षण के दायरा को बढ़ावा देने के लिए और आरक्षण देने के लिए होड़ लगा रहता है राजनीतिक दलों के पीछे। उसके बाद जो है आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है। तो पक्ष में तर्क है कि इससे क्या है कि शासन प्रशासन में पिछड़े वर्गों की, अनुसूचित जाति जनजातियों की भागीदारी, प्रतिनिधित्व बढ़ी है। इससे जो है जिन लोगों को आरक्षण मिला उनमें गरीबी दूर हुआ है, उनको नौकरी मिला है, उनमें पंचायत सदस्य, मुखिया, सरपंच ये सब नियुक्त हुए हैं, इससे गरीबी दूर हुआ है। आर्थिक उन्नति जो है पिछले आरक्षित वर्गों की आर्थिक उन्नति हुआ है और संविधान प्रदत्त जो सामाजिक आर्थिक न्याय है ये सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ जिन लोगों को आरक्षण हुआ, आरक्षण के बदौलत नौकरी लिए या राजनीति में भागीदारी निभाए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है। महिलाओं को आरक्षण से क्या हुआ है कि कार्यस्थल पे या वर्क प्लेस पे लैंगिक असमानता, राजनीति में लैंगिक असमानता दूर हुआ है। साथ ही साथ पिछले तबकों में अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा हुआ है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला है। अब जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है वे वस्तु सेवाओं का अधिक क्रय करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मांग बढ़ता है। जब मांग बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि तेज होगा। उसके बाद विपक्ष में तर्क देखेंगे, न्यायपालिका और सरकार संसद में टकराव पैदा हुआ है। अब देखिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कभी प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को लेकर, इंदिरा सहनी के मुद्दे को लेकर, कभी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मुद्दों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जो है आप देखते रहे हैं। उसके बाद जातिवाद को बोलबाला बढ़ा है। इससे क्या हुआ है कि शासन प्रशासन में, राजनीति में, शासन में जातिवाद को बोलबाला बढ़ गया है।
और समाज में टकराहट पैदा हुआ है आरक्षित जातियों अनारक्षित जातियों के बीच। देखते होंगे अगर कोई आरक्षित जाति में ऑफिसर बन गया है तो अनारक्षित जाति के लोग कहता है कि कम नंबर लाके पास कर गया है। तो कहीं ना कहीं एक टकराहट है और समाज में इस विभाजन भी पैदा हुआ है आरक्षित जाति और अनारक्षित जाति के बीच। दूसरी ओर आरक्षित जाति में ही जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला उनमें, जिनमें नहीं मिला उनमें एक विभाजन पैदा हुआ है। और आरक्षण से क्या हुआ है कि लोगों में निर्भरता बढ़ गया है, आरक्षण के प्रति आरक्षण पर निर्भरता बढ़ गया है। इससे उनकी जो है इंटेलिजेंसी प्रभावित हुई है। उसके बाद समानता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 विधिक समता है, अनुच्छेद 14 कहता है धर्म जाति, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो यहाँ विभेद किया गया है लेकिन अब जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। 15 कहता है ना कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, राज नहीं करेगा। 16 में कहता है कि राज्य जो है अवसर की समता है, किसी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आप भेदभाव करके आरक्षण दे रहे हैं। तो इस समता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो पक्ष और विपक्ष में तर्क है। पीडीएफ पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, सब क्लियर होता जाएगा।